हेलो, ये व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ओके, क्लियर आएगा अभी। क्लियर भी आएगा आप लोग का। चलो, अभी ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? ओके ओके, ओनली 2 minutes। वेट वेट वेट। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे भी थोड़ी। ओके ओके, देखो तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, ये आपको दिखाई दे रहा कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर है मेरा? यस सर। ये देखो, मैंने बोर्ड पे जो लिखा है, ये सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे जो मैंने लिखा है? यस सर। चलो, ओके ओके। और मेरी आवाज भी सबको जा रही है? यस सर। यस सर। यस सर। All are getting my voice as well as all the pictures on the writing which I have written on the board। सबको मेरी आवाज as well as ये राइटिंग जो बोर्ड पे मेरी वो सब क्लियर है? Everything is clear, okay? Everything is okay? ओके, तो जब एवरीथिंग इज ओके तो लेट्स गो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानो क्या सोशल साइंस, एक्चुअली आई एम शैलेश तिवारी। शैलेश तिवारी योर इंग्लिश प्लस सोशल साइंस टीचर, दोनों सब्जेक्ट। और एक्चुअली आज आप लोग का मुझे लगता है कि सोशल स्टडी का दिन है। तो हम लोग हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मुझे लगता है आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसको स्टडी करे होंगे। तो एक बार हम लोग अपने तरीके से भी इसको स्टडी करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए? कैन वी स्टार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुडे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए? यस सर। यस सर। ओके, लेट्स गो। तो फोकस करना, जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे पहले, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है। तरीके से वर्कआउट कीजिएगा और वर्कआउट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ठीक है? फोकस कीजिएगा केवल आप लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टूडेंट फोकस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन डन। चलो, तो स्टूडेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टॉपिक को अगर हम लोग को डील करना है तो सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा 1774 में। फोकस केवल टॉपिक को देखते जा रहा है आप लोग, केवल जहां पे प्रॉब्लम होगी वो मेरे को डील करना है। हम लोग बात कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट, लुई 16 नाम तो सुना होगा सबने। लुई 16 जो है ये तुम्हारा किंग ऑफ फ्रांस बनता है, मतलब फ्रांस का राजा। किंग ऑफ फ्रांस बना, कब बना? तो 1774 में किंग बना। ध्यान देना, फोकस केवल आप लोग करेंगे। देखिए ट्रिकली तरीके से आप कैसे हिस्ट्री को समझेंगे। ट्रिकली हम लोग हिस्ट्री पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि लुई 16 जो था वो फ्रांस का राजा बनता है कब? 1774 में, ठीक है? दूसरा पॉइंट, ये जो लुई 16 था ये तुम्हारा किस डायनेस्टी का था?
तो ये तुम्हारा बॉर्बन डायनेस्टी का था। बीडी बॉर्बन डायनेस्टी मतलब जैसे में डायनेस्टी सबका होता है, जैसे में कुछ शर्मा, कुछ वर्मा, कुछ तिवारी, कुछ ओझा, कोई सिंह, अलग अलग सबका जो मतलब पूर्वज जो कास्ट या फिर जो जाति से आ रहा है वही। तो उसी तरीके से इनका जो था लुई 16 जो थे, इनकी डायनेस्टी थी बॉर्बन, ये बॉर्बन डायनेस्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनकी सोच की बात करोगे मतलब इनका आइडिया, इनकी आइडिया कैसी थी? तो इनकी आइडिया थी कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव सोच के बंदे थे। ठीक है, अब कंजर्वेटिव थॉट क्या है इसके लिए थोड़ा सा फोकस करो स्टूडेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम 18वीं सदी की देखा यहां पे टील 18th सेंचुरी, टील 18th सेंचुरी आइडिया इन यूरोप, मतलब आइडिया ऑफ यूरोप। यूरोप में कितने तरह के आइडियाज थे मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो दो तरह के आइडियाज थे। ठीक है, एक था तुम्हारा लिबरल, फोकस करना केवल, एक था तुम्हारा लिबरल और सेकंड जो था वो तुम्हारा था कंजर्वेटिव। लिबरल एंड कंजर्वेटिव, डन। तो मैंने बताया कि 18th सेंचुरी तक यूरोप में दो तरह के आइडियोलॉजी जो थे वो फ्लो अप कर रहे थे। पहला लिबरल था, दूसरा कंजर्वेटिव था। अब दोनों के आइडिया में डिफरेंस क्या है? तो देखो लिबरल का सोच क्या था, आइडिया क्या थी? तो लिबरल पॉइंट, दे वर इन द फेवर ऑफ चेंजेस, in the favor of changes with the passes of time, with the passes of time। अब देखो स्टूडेंट लिबरल कौन थे? तो लिबरल ये वैसे लोग थे जो समय के साथ बदलाव चाहते थे कि नहीं बदलाव होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, समझ आ रहा है? तो लिबरल्स वर दोज हु वर इन द फेवर ऑफ 100% चेंजेस विद द पासेस ऑफ टाइम। जो समय के साथ बदलाव चाहते थे, समय के साथ बदलाव के फेवर में थे, उनको हमने क्या कहा? लिबरल कहा। तो कंजर्वेटिव किसको कहा? फोकस करना। तो कंजर्वेटिव कौन थे? तो कंजर्वेटिव वो थे दे वर नॉट in the favor of any type of changes, in the favor of any type of changes। स्टूडेंट ये कंजर्वेटिव वैसे लोग थे, ओके, कंजर्वेटिव वैसे लोग थे जो किसी भी तरह के बदलाव के फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन चल रहा है वो चलता रहे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट लेटर आगे चल के इन लोगों ने कुछ मतलब लेटरली दे एक्सेप्टेड सम चेंजेस, बट दो चेंजेस शुड बी अकॉर्डिंग टू देम शुड बी इन अ स्लो मूवमेंट, स्लो मोशन। इन्होंने बोला कि चलिए आगे चल के कुछ बदलाव एक्सेप्ट करेंगे भी। वॉइस नहीं जा रही है मेरी? नो सर। चलो ओके, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे लिबरल कौन थे? तो लिबरल्स वेयर दोज हु वेयर इन द फेवर ऑफ चेंजेस। एंड कंजर्वेटिव कौन थे? तो कंजर्वेटिव वेयर दोज हु डिडंट वांट एनी टाइप ऑफ चेंजेस। आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? एवरीथिंग बोर्ड पे जो लिखा है वो सब दिखाई दे रहा है? सर क्लियर नहीं है। No, sir, it's not so clear. ओके, मैं इसका नोट्स बना के आपको क्लिक सर के पास, और इसके थ्रू आप लोगों को ये सारे पिक्चर मिलते जाएंगे। ठीक है, आवाज मेरी जा रही है आप लोग तक? ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? यस सर। Yes, sir. गेटिंग? Your sound is lagging, sir. ओके, आवाज आप लोग को मेरी आवाज जा रही है? नाउ यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. यस ओके, लेट्स गो। ओके, चलो ठीक है, माइक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोग देखिए।
तो चलो स्टूडेंट, चलो ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि टिल 18th सेंचुरी तक यूरोप में दो तरह के आइडियाज थे, ठीक है। पहला था, पहले कौन सोच के लोग थे? जो लिबरल सोच के लोग थे, ठीक है। लिबरल्स वेयर जस्ट इन द फेवर ऑफ चेंजेस। लिबरल्स किसके फेवर में थे? कि भाई बदलाव होना चाहिए, समय के साथ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम ये कि बदलाव हो। जबकि दूसरा एक और तबका आपके समाज में मौजूद था यूरोप में, जिससे हम लोग कंजर्वेटिव बोलते थे, और कंजर्वेटिव जो थे वो बोलते थे कि भाई हमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहिए, जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। मतलब दे डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज with their culture, tradition, custom and civilization. They wanted to preserve these all things as usual. जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव ना हो। तो क्या लिबरल और कंजर्वेटिव के आइडियाज में डिफरेंस क्लियर हुआ? ऑल हैव गॉट लिबरल एंड कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. आप लोग राइटिंग में लिखो यस या नो, यस नो लिख देना, ठीक है। ऐसी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। आपने लिबरल और कंजर्वेटिव के आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं? ओके, डन 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 डन। चलो लेट्स गो। चलो ठीक है, ठीक है, यस, ओके ओके ओके। तो ये मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब व्हाइट बोर्ड देखो। मैंने बताया कि जो लुईस 16 था, ये लुईस 16 जो था वो किस सोच का था? तो वो कंजर्वेटिव सोच का बंदा था। कंजर्वेटिव का मतलब भैया अगर हम किंग हैं, हम ऑटोक्रेट हैं, अगर हम मोनार्क हैं तो हम ही रहेंगे, हम किसी तरह के बदलाव के फेवर में नहीं है। तो लुईस 16, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि लुईस 16 का आइडिया क्या था? कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव सोच का बंदा था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या आपको बताया कि लुईस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बना, किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में राजा बना। कब राजा बना? 1774 में। प्लस ये किस डायनेस्टी से था? तो ये बॉर्बन डायनेस्टी से था, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी का था आइडिया। सोच इसकी कैसी थी? तो कंजर्वेटिव सोच का था। तो मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी तक यूरोप में दो तरह के आइडियाज फ्लो कर रहे थे, पहला लिबरल और दूसरा कंजर्वेटिव। लिबरल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? तो लिबरल दो वेयर इन फेवर ऑफ चेंजेस एंड कंजर्वेटिव इक्वल टू नो चेंज। लिबरल इक्वल टू कंप्लीट चेंज और कंजर्वेटिव इक्वल टू नो चेंज। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब तुम्हारा लुईस 16 फ्रांस का राजा बना, फोकस कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि लुईस 16, ये लुईस 16 जो है जब किंग ऑफ फ्रांस बना, किंग ऑफ फ्रांस बना कब? 1774 में। ये तो आपने देखा 1774 में किंग ऑफ फ्रांस बन गया। जब ये राजा बना उस समय फ्रांस का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो पूरी तरीके से डैमेज था। ध्यान देना कि when Louis 16 became the king of France, during that time the tragedy of France was completely empty, पूरी तरीके से खाली हो चुका था। लुईस 16 जब 1774 में किंग बना, ओके थोड़ा सा मैं बोल्ड लिख रहा हूं, चलो अच्छा आप लिखूंगा। मैं पहले ये मैंने लिखा है कि लुईस 16 1774 में किंग बना है, ठीक है। इसके बाद देखो तो उस समय क्या होता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो क्या था? पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, डैमेज हो चुका था। मैंने बताया कि लुईस 16 जब फ्रांस का राजा बना तो उस समय फ्रांस का इकोनॉमिकल कंडीशन पूरा जीरो था। जीरो का मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पे था। कि रीजन क्या था? ध्यान देना, इसके पीछे का रीजन क्या था? आखिर क्यों फ्रांस का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब था? तो कंडीशंस क्या है कि फ्रांस जो था, फ्रांस fought a long struggle against Britain
ब्रिटेन के अगेंस्ट में इसने फाइट किया था, काय के लिए? टू मेक सम कॉलोनी कॉलोनीज ऑफ अमेरिका फ्री। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने किया क्या कि सपोज करो कि 1774 में जब लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रांस का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो एकदम करेक्ट नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था। इसके पीछे का रीजन क्या था? तो रीजन था कि फ्रांस ने एक लंबा स्ट्रगल किया था, किसके अगेंस्ट में? एक लंबा वॉर लड़ा था, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन के अगेंस्ट में। कंडीशंस क्या था? तो फ्रांस अमेरिका की कुछ कॉलोनी जिसके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था उसको आजाद कराना चाहता था। डन। मैंने आपको बताया कि during Louis XVI, when Louis XVI became the king of France, during that time, the treasury of France was completely empty. Why? Because France fought a long war against Britain. For what? To make some colonies of America as independent. Getting? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, अच्छा ये बताओ कि 1774 में जब लुई 16 राजा बना तो उस समय अमेरिका का ये फ्रांस का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो डैमेज क्यों था? तो क्या का आंसर क्या होगा आपका कि ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रांस वाज फाइटिंग ए लॉन्ग वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन। काहे के लिए? टू मेक सम कॉलोनीज ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंट। क्लियर? इट्स क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? नो सर। क्लियर है ना? नो सर। यस सर। नो सर। नहीं समझ में आया? Yes, sir. नो। नो सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक बार फिर समझो। अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा आपको, ध्यान देना, वीडियो क्लियर? अच्छा चलो, मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी आवाज को सुनो ना, आप मेरी आवाज को देखिए। यस सर। वीडियो में क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा वो है। मैंने आपको बताया कि देखो लुई 16 जब हमारा किंग बना, फ्रांस का राजा बना 1774 में, तो ड्यूरिंग दैट मैंने आपको बताया कि जब फ्रांस का राजा बना, चलो अब मेरी आवाज जा रही है? ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? यस सर। Yes, sir. Yes, कुछ लोगों को sir. जा रही है, कुछ लोगों को, जिसको नहीं जा रही है आप खुद नेटवर्क में जाइए ना, थोड़ा इधर उधर करोगे ना तो आपका नेटवर्किंग प्रॉब्लम सही होगी। चलो ओके ओके, लेट्स गो। तो चलो मैंने आपको फिर से एक बार वही पॉइंट बताया कि लुई 16 जब 1774 में राजा बनता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज कंप्लीटली डैमेज। पूरी तरीके से बैकफुट पे था फ्रांस। रीजन क्या था? तो फ्रांस ने एक लंबा वॉर लड़ा था, एक लंबा स्ट्रगल किया था, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन के अगेंस्ट में। टारगेट क्या था? तो फ्रांस वांटेड टू मेक सम कॉलोनीज ऑफ अमेरिका क्या इंडिपेंडेंट। अमेरिका की कुछ कॉलोनियों को आजाद कराने के लिए उसने एक लंबा वॉर लड़ा था ब्रिटेन के अगेंस्ट में, जिसके वजह से फ्रांस का इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके पे डैमेज था। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, आगे sir. बढ़े? Yes, sir. यस सर। यस सर। आप लोग रिटर्न में sir. लिखिए, रिटर्न Yes, में sir. लिखो, आवाज नहीं आ रही यहाँ तक, ठीक है? रिटर्न में लिखिए आप लोग केवल। ओके लेट्स गो। तो यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया आपका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो एक स्टेप आगे। ओके लेट्स गो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके लेट्स गो। ये टेक्निकल तरीके से आपको वर्कआउट करना है। हिस्ट्री को दिमाग में रखिए और थोड़ा सा ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छा स्कोर करोगे। पहला पॉइंट है कि समझना हम लोग को। अब देखो आगे कंडीशंस क्या होता है। अब देखो हमारे कंट्री की बात करोगे, ओके लेट्स गो। हमारे कंट्री की बात करोगे तो आपने देखा है कि इकोनॉमिकल कंडीशंस के आधार पे आपके देश को 3 भागों में बांटा गया है, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। डिवीजन है ना हमारे देश का? हमारे देश का डिवीजन है हायर क्लास, लोअर, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ये डिवीजन है Yes, आपके sir. देश का? Yes, यस sir. सर। चलो ओके 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 ओके। तो ये सेम सिचुएशन जो था, ये सेम कंडीशन जो था, वो फ्रांस में भी था। लुई 16 ने भी अपने समाज को 3 अलग अलग तरीके से बांट रखा था, ठीक है? तो देखो क्या था, ध्यान देना।
सोसाइटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस के सोसाइटी की बात करोगे तो देख लो यहाँ पे क्या किया फ्रांस ने। तो अपने यहाँ की सोसाइटी को भी फ्रांस से 3 तरीके से डिवाइड किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 तरीके से डिवाइड किया था उसने। पहला था कौन सी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया देखो कि फ्रांस में लुई 16 ने क्या किया, जैसे हमारे देश में हमारी सरकारों ने हम लोगों को 3 भागों में बांट दिया हिंदुस्तान को, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इन द सेम वे लुई 16 ने क्या किया, अपने यहाँ के समाज को 3 भागों में बांटा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। कोई दिक्कत? नो सर। ओके लेट्स गो। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो थे, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है इसमें तुम्हारे कौन है, तो इसमें तुम्हारा नोबल और क्लेर्जी, ठीक है, मतलब मंत्री संतरी या फिर जो आपके चर्च में जो रहने वाले फादर लोग जो होते हैं वो सब आपके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में नोबल एंड क्लेर्जी, ठीक है, ये लोग थे। और दूसरा इनको देखो, इनको जो था इनके साथ क्या प्रॉब्लम था, तो इनको टैक्स देना पड़ता था क्या, इनका टैक्स नो, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, प्लस ऑल फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटी, इनको सारी की सारी फैसिलिटियां दी। ध्यान देना, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में सारे पूंजीपति लोग थे, मतलब सारे कैपिटलिस्ट, सारे पैसे वाले जो लोग थे वो तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में थे। फर्स्ट स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था क्या? No, sir. ओके, No, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट डिड नॉट पे एनी टैक्स, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को सारी की सारी फैसिलिटियां दी गई थी, ठीक है, सारी फैसिलिटी उन्हीं के पास थी। तो थर्ड स्टेट में कौन था, इसको देखो यहाँ पे, थर्ड स्टेट में आपके पुअर पीपल, इसमें गरीब लोग हैं, इसमें बिजनेस क्लास लोग हैं, इसमें ट्रेडर है, ठीक है, और इन लोगों को सारा का ऑल टैक्स, सारा का सारा टैक्स किसको देना पड़ता था, थर्ड स्टेट को। कोई दिक्कत? जितने भी गरीब, जितने भी वर्किंग क्लास पीपल, जितने भी बिजनेसमैन, ट्रेडर, ये लोग थे वो सब थर्ड स्टेट में थे, और थर्ड स्टेट को सारे के सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट, इन तीनों में टैक्स किसको देना पड़ता था, ये बोलो तो? थर्ड स्टेट। Third state. राइटिंग में लिखिए ना आप लोग राइटिंग में लिख के भेजोगे तब जाके आवाज आएगी। थर्ड टैक्स किसको देना पड़ता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? ओके ओके चलो ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि टोटल फैसिलिटी किसको मिली हुई थी, विच स्टेट्स इंजॉय, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, अमन परफेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेट को सारी फैसिलिटियां थी पर उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। सारा का सारा टैक्स कौन देता था, तुम्हारा थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। चलो एक इतना क्लियर है, इट्स क्लियर? यस सर। ओके लेट्स गो, चलो सही है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या कहने का पॉइंट है, ओके लेट्स गो। अब ये जो थर्ड स्टेट है, ठीक है, थर्ड स्टेट, इस थर्ड स्टेट से आगे चल के फिर 2 ग्रुप टूट गया। ध्यान देना, थर्ड स्टेट से फिर आगे चल के 2 ग्रुप टूटा, ठीक है। एक तुम्हारा हुआ एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन, और दूसरा तुम्हारा हुआ क्या चीज की, पैसिव सिटीजन। एक्टिव एंड पैसिव, फोकस करना, एक्टिव एंड पैसिव, मतलब थर्ड स्टेट के 2 पार्ट बने, 2 टुकड़े हुए, जिसमें एक एक्टिव हो गया, दूसरा तुम्हारा पैसिव हो गया, ठीक है।
तो चलो थर्ड स्टेट के दो जो पार्ट बने उनका नाम क्या क्या था? बोर्ड दिखाई दे रहा है? एक्टिव सिटीजन और दूसरा तुम्हारा पैसिव Active सिटीजन। citizen and passive citizen. परफेक्ट। एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या था। अब ये जो एक्टिव सिटीजन थे, ध्यान देना, ये जो एक्टिव लोग थे, बोल जला दो, और ये इधर वाला बोल, ये जो एक्टिव सिटीजन थे, ध्यान देना, पैसिव। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एक्टिव एंड पैसिव, परफेक्ट रित्विज। चलो ठीक है, एक्टिव में देखो कौन थे, तो इसमें तुम्हारे रिच मेल, ठीक है, और इनको तुम्हें वोटिंग राइट देने का अधिकार था, वीआर का मतलब वोटिंग राइट मैं बोल रहा हूँ, वीआर वोटिंग राइट। तो एक्टिव सिटीजन में कौन थे, तो रिच मेल, जो पैसे वाले। अब सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देखो, एक रिक्शा चलाने वाला जो बंदा है, एक रिक्शा पूलर जो है, वो तो पैसिव है, नो डाउट, वो गरीब है, पैसिव है, लेकिन हो सकता है कि उसका लड़का जो है वो पढ़ता है, लिखता है, और उसके बाद वो आईएएस आईपीएस रैंक पे चला जाता है, या फिर ट्रेड करके बिजनेस करके वो पैसा वाला बन जाता है, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारा एक्टिव हो गया। और जो गरीब के गरीब रह गए वो तुम्हारे पैसिव के पैसिव रह गए, ठीक है। तो जो पैसे वाले लोग हुए उनको वोटिंग राइट दिया गया, क्योंकि वो 3 के बराबर अकेले टैक्स देते थे, वो हैवी टैक्स पे करते थे। तो जो हैवी टैक्स पेयर थे उन्हीं को सारा का सारा वोटिंग राइट दिया गया, ठीक है। तो जो एक्टिव लोग थे इसमें रिच मेल थे और इनको वोटिंग राइट दिया गया, क्योंकि ये लोग हैवी टैक्स पेयर थे, सबसे ज्यादा टैक्स यही पे करते थे। पैसिव की बात करोगे, ध्यान देना, पैसिव सिटीजन में कौन रहा, तो पैसिव में आपके कौन थे, तो इसमें देख लो ये कौन है, तो इसमें पुअर मेल प्लस फीमेल, और इन लोगों को वोटिंग राइट ध्यान देना, इनको ये वोटिंग राइट नहीं दिया गया, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया, कि आपको कोई वोटिंग राइट देने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि थर्ड स्टेट से दो टुकड़े हुए, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में कौन था, तो एक्टिव में आपके रिच मेल थे, पैसे वाले थे, जिन लोगों को ट्रेड करके बिजनेस करके अपने आप को रिचेस्ट पर्सनालिटी बनाया था अपने समाज का, उनको एक्टिव कहा गया। नहीं, वीमेन को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि एक्टिव में क्या हुआ तुम्हारा, एक्टिव में जितने भी मेल थे, केवल थर्ड स्टेट टैक्स पे करता है, लेकिन थर्ड स्टेट में भी सबसे ज्यादा हैवी टैक्स पेयर और लोअर टैक्स पेयर दो बट गए। तो एक्टिव जो थे ये तुम्हारे हैवी टैक्स पेयर थे, इनको वोटिंग राइट दिया गया, और पैसिव जो थे वो तुम्हारे कौन थे, ये थर्ड स्टेट का दोनों पार्ट है। मैंने पहले ही बोला कि थर्ड स्टेट, आपने सही समझा कि थर्ड स्टेट ही सारे टैक्स पे करता था, और उसमें भी टैक्स पेयर में भी दो तरीके टैक्स पेयर बन गए, एक हायर टैक्स पेयर, एक लोअर टैक्स पेयर। तो जो हायर टैक्स पे करते थे उनको हमने एक्टिव सिटीजन कहा, उनको वोटिंग राइट दिया गया, और जो लो टैक्स पे करते थे उनको हमने पैसिव सिटीजन कहा और उनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया। क्लियर, यस नो? यस सर। ये क्लियर हुआ Yes, पॉइंट sir. आप लोग को, एक्टिव एंड पैसिव Yes, के बीच sir. डिफरेंस? यस सर। Yes, sir. यस इसमें सर। कोई कंफ्यूजन आपको, एक्टिव पैसिव में कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. नो सर। लेट्स गो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ओके, Yes, बहुत sir. अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। अब चलो कंडीशन एक कदम और आगे हम लोग बढ़ते हैं, फोकस कीजिएगा। तो ये फ्रांस का सोसाइटी था, फ्रांस का समाज बटा हुआ था। फर्स्ट सेकंड तो इंजॉयबल लेवल पे थे, वो तो एरिस्टोक्रेट थे, वो तुम्हारा कैपिटलिस्ट थे। अब सपोज करो कि तो आपके देश में, हम छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, कि सपोज कीजिए कि वोटिंग का सबसे ज्यादा महत्व किसको समझ में आएगा, मिडिल क्लास को, हम लोग, कि भाई वोट करके हम अपनी सरकार को बदल सकते हैं जो हमारे लिए फैसिलिटियां प्रोवाइड करें। अब जितना हम वोट का मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो आपके देश के कैपिटलिस्ट है उनको उससे क्या मतलब, बिकॉज वो लोग करोड़पति अरबपति ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको छोटे छोटे प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। तो हमें मतलब हम लोग थर्ड स्टेट को वोटिंग राइट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ क्यों नहीं, हाँ था उन लोग को, उन लोग आगे देखो, वही मैं अब आपको वो वोटिंग राइट की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे वोटिंग राइट्स थे आपको। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान देना,
हाँ बोल सकते हैं हम लोग, यू कैन से दैट। अब देखो आगे पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक अब आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। खैर उसमें तो बहुत ज्यादा उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अभी हम लोग जो 5 मई 1789 की घटना की बात करेंगे, ये था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो घटना का अब देखो, छोटा सा एग्जाम्पल देखो। सपोज करो कि मैं 100 रुपीज अर्निंग करता हूँ रोज, ठीक है, मैं 100 रुपीज रोज अर्निंग कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक मैंने वर्क किया, 100 रुपीज मैंने अर्निंग किया, और 100 का 100 रुपीज मैंने खर्च कर दिया, खा पी लिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ ये बताओ तो, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को? 0. Sir, 0. राइटिंग में लिखेंगे आप लोग, ओके, प्रॉफिट आपका 0 हो गया। अब देखो इसी तरीके से लुईस 16 का पॉइंट था, देखो क्या किया लुईस 16 ने। सपोज करो कि लुईस 16 जो है, जो किंग है, लुईस 16 जो है, ये टैक्स ले रहा है। टैक्स लिया कितने? 10 रुपए इसने टैक्स लिया, ठीक है। पॉइंट देखिए, अब 10 रुपए इसने टैक्स ले लिया। अब इस 10 रुपए को वो इन्वेस्ट करता था कहां कहां, तो सपोज करो कि सबसे पहले तो वो किंग था, तो उसका रॉयल लाइफ था। रॉयल लाइफ मतलब लग्जरियस लाइफ जीता था वो, तो किंग है तो किंग की तरह जिएगा। तो जो टैक्स वो 10 रुपए ले रहा है, उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट उसने कहा कि अपने रॉयल लाइफ पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट उसने किया अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कर लेता था। इसके बाद इसके सोल्जर्स के ऊपर भी इसको टैक्स, उस पर भी खर्च करना है। हाँ, पैलेस को मेंटेनेंस करना, जो भी ये सब चीजों को भी। तो मैंने मतलब कि समझ लो, मैंने कहा कि ये जो 10 रुपीज जो अर्निंग कर रहा है, वो 10 का 10 कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ हो गया। तो इसको प्रॉफिट, इसका जो सेविंग है, ये सेविंग कितना हुआ तुम्हारा? 0। सेविंग तो कुछ हुआ नहीं है। फ्रांस एफा 1774 में था, 1789 में भी वैसा ही रह गया, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। तब यहाँ पे किंग ने बोला, सपोज करो कि अगर 100 रुपीज में अर्निंग कर रहा हूं और 100 का 100 मैं खा जा रहा हूं, ठीक है, ओके लेट्स गो। मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि 100 मैंने अर्निंग किया और 100 का 100 रुपीज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरा सेविंग 0 हो गया। तो अगर मुझे मेरा डेवलपमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट तो कम नहीं हो सकता है, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, इनकम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके जगह पे आपको क्या, 100 के जगह पे आप 200 अर्निंग करोगे, 300 अर्निंग करोगे, 400 अर्निंग करोगे, यही ना करना पड़ेगा आपको। तब जाके 100 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे, और जो बचेगा वो आपका सेविंग हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे लुईस 16 ने करा, ये जो 10 रुपए, सपोज करो कि अगर हम लोग टैक्स ले रहे हैं, तो ये 10 का 10 में टोटल ये इन सभी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब इस पे इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ, तो मेरा सेविंग कितना हुआ? 0। तो सेविंग 0 कब तक होगा? अगर सेविंग नहीं बढ़ेगा, सेविंग अगर आपके पास नहीं होगा, तो आपका देश जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए इसने बोला कि इनकम बढ़ाना पड़ेगा। तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा, तो इनकम कैसे बढ़ाना पड़ेगा? क्या लुईस 16 अर्निंग करता था, खेती में, बैंक में था। अब लुईस 16 को अगर इनकम बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा वहां पे? Tax क्या करेगा वहां पे? तो वो Tax वहां पे बढ़ाएगा। टैक्स करेगा, रेस करेगा, टैक्स को increase करेगा, यही ना करेगा? क्या चीज? टैक्स बढ़ाएगा, Sir, he will increase the tax. टैक्स बढ़ाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, नो डाउट। तो देखो यहाँ पे लुईस 16 का इन्वेस्टमेंट, लुईस 16 ने बोला कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं ये सेविंग 0 कब तक हम देखेंगे, अब सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो क्या तब किया इसने, तो देखो यहाँ पे 5 में 1789 को इसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ध्यान देना, इसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, फोकस कीजिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, जिस मीटिंग का मेन टारगेट क्या था? इंक्रीज टैक्स, कि भाई टैक्स को हमें बढ़ाना है। मीटिंग का मेन मोटो था कि हमको टैक्स को क्या करना है, बढ़ाना है। जो 10 ले रहे हैं उसके यहाँ पे 20 लेंगे, 20 ले रहे हैं तो 50 लेंगे, हम टैक्स हम बढ़ाने जा रहे हैं। अब इसमें इस मीटिंग में देखो उसने क्या किया, तो देखो यहाँ पे मीटिंग में क्या किया उसने। सबसे पहले सपोज ये लुईस 16 यहाँ पे चेयर पे बैठा है, भाई राजा तो चेयर पे बैठेगा, आलिशान, या लुईस 16 अपने चेयर पे बैठ गया, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड?
Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके चलो ठीक है। ये लुई 16 अपने चेयर पे बैठ गए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 16 चेयर पे बैठ चुके हैं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, तीनों स्टेट को इनविटेशन दिया कि आप तीनों स्टेट के लोग आइए हमारे पास। तो देखो यहाँ पे इस साइड आपके फर्स्ट स्टेट, इस साइड आपके सेकंड स्टेट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग इसके 300 मेंबर आए थे। और ये सेकंड स्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद है, इसके भी लगभग 300 मेंबर आए थे, ठीक है। 300 किसके, 300 इसके, ठीक है। और थर्ड स्टेट जो था, और इनको चेयर दिया गया, ये लोग चेयर पे बैठे हैं, ये चेयर पे बैठे हैं, ठीक है। ये सब चेयर पे बैठ गए, ये सब के सब चेयर पे बैठे हैं। थर्ड स्टेट वालों को क्या किया गया, देखो यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ठीक है। थर्ड स्टेट के टोटल लगभग 900 लोग यहाँ पे इंटर किए थे, लेकिन एंट्री किसको मिला, इसको केवल एंट्री मिला। यहाँ पे लोग 600 लोग आ गए, 600 इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब लुई 16 ने फर्स्ट एंड सेकंड को क्या दिया, चेयर दिया बैठने के लिए। थर्ड स्टेट को खड़ा करा दिया कि भाई आप ऑब्जर्वर की तरह खड़े रहिए। अब कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में पार्टी होती है, इमेजिन करो, और आपने दो अलग अलग गेस्ट को बुलाया है, ठीक है। एक गेस्ट को आप स्पेशल लेके जा रहे हो, खिला रहे हो, पिला, दूसरे से बोल के आप वहीं पे खड़े रहिए। जब ये लोग खा पी के जाएंगे तब आप लोग को बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी का यहाँ पे विस्तार हो रहा है, निगेटिव पॉइंट्स हो रहा है। हाँ, लेडीजों को भी अलाउ नहीं किया गया था, मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, निगेटिव पॉइंट्स पर रहे हैं, एक तरह का आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। तो वो जो बंदे को बाहर आपने रखा, वो वहां पे या तो छोड़ के चला जाएगा, फिर आपके अगेंस्ट में विद्रोह करेगा, रिवोल्ट करेगा। तो हुआ। अब किंग ने बोला कि भैया ये जो हम टैक्स, जो आप लोगों से 10 रुपए टैक्स ले रहे हैं, इसको हम लोग 20 करने जा रहे हैं, ठीक है, करे या ना करे। तो किंग का सिचुएशन, मैंने पहले ही बोला कि कंजर्वेटिव सोच का बंदा था, ठीक है। और इसने क्या किया था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को एक एक वोटिंग राइट दिया था। ये तीनों का एक एक वोटिंग राइट मिलेगा, मतलब 3 वोट है, 3 में जिसको 2 वोट मिल जाएगा उसकी जीत हो जाएगी। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि तुम 10 का 20 करो या फिर 10 का तुम 200 करो। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को टैक्स देना था क्या, अब टैक्स कितने भी बढ़ा दीजिए, उससे फर्स्ट एंड सेकंड को तो कोई मतलब ही नहीं था। उसको टैक्स देना था क्या, No, sir. No, sir. उसको कोई टैक्स Sir. नो। वोटिंग राइट किसी फीमेल को नहीं था, सारे फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को भी वोटिंग राइट नहीं था, फीमेल को वोटिंग राइट ही नहीं था, उन लोगों को वो सब अधिकार ही नहीं था। मेरी आवाज जा रही है सबको, ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा नेटवर्क देखो आप अपने पास, देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। चलो ठीक है, लुक एट, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ध्यान देना केवल, मैंने आपको बोला कि देखो फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकेंड स्टेट का 1 वोट एंड थर्ड स्टेट का 1 वोट, मतलब 3 वोट है। अब 3 वोट में देखो यहाँ पे क्या है, नहीं वोटिंग राइट किसी फीमेल को नहीं था, किसी भी फीमेल को नहीं था, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई भी हो, कोई फीमेल को वोटिंग राइट नहीं है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो 1 वोट और इसका ये 1 वोट इक्वल टू कितना वोट है तुम्हारा, 2 वोट। ये 2 वोट किसको मिलने क्या, लुई 16 को, बिकॉज इनको तो टैक्स देना नहीं है। वेरी गुड, इनको तो टैक्स देना नहीं है। टैक्स किसको देना था, थर्ड स्टेट को टैक्स देना था। मैं पहले जो बता रहा हूँ उसको समझो आप, पहले आप मेरे को समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट जो थे, इनको तो कोई टैक्स देना नहीं है, 10 का 200 भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका वोट किसको मिलेगा, लुई 16 को, क्या भाई बढ़ा दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम किसको है, थर्ड स्टेट को। अब थर्ड स्टेट वालों ने इस चीज को देखा कि नहीं भाई, ये तो इनजस्टिस हो रहा है, नहीं है कि हम इस चीज को, इस सिस्टम को नहीं मानेंगे, इस सिस्टम को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यूएएफ। इन लोगों का थर्ड स्टेट का डिमांड क्या था, थर्ड स्टेट ने इस सिस्टम को क्रॉस कर दिया, बोला कि हम आपके इस सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम एक एक वोटिंग राइट, किसी को एक एक वोटिंग राइट क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे। तब देखो थर्ड स्टेट का डिमांड क्या था, थर्ड स्टेट वाले ने क्या डिमांड रखा यहाँ पे, यूएएफ। यूएएफ मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का नाम सुना होगा आपने, मतलब 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इस सिस्टम को इन लोगों ने डिमांड किया कि नहीं भाई, हर आदमी को, एक आदमी जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी स्टेट से जुड़ा है, उससे मतलब नहीं है, वो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, उससे मतलब नहीं है, सबको एक एक वोटिंग राइट दीजिए
और सारे वोटिंग राइट का वैल्यू एक जैसा होना चाहिए, उसमें किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे मोनार्क सिस्टम था नो डाउट, चलिए ठीक है, आप देखो, ओके मोनार्क सिस्टम था नो डाउट, लेकिन कहने का पॉइंट है कि मोनार्क सिस्टम में आप राजा है, लेकिन कहने का मतलब आपको पेमेंट तो दूसरे से लेना है ना। अब मोनार्क का तरफ नहीं ना कि किसी का भी जमीन को आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, वो उस समय ऑटोक्रेट सिस्टम था नो डाउट, लेकिन टैक्स तो मुझको देना है। अब सपोज करो कि कहने का मतलब आपके देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो भी चीजें जो बढ़ाएंगे घटाएंगे वो पब्लिक में तो परमिशन और पब्लिक में तो वर्कआउट करेंगे ही। अब ऐसा थोड़ी ना कि सपोज करो कि छोटा एग्जांपल देखो, इन्होंने एक तरह का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था जिसका मेन टारगेट था एडवाइस मांगा था, सजेशन मांगा था, ठीक है। अब सपोज करो कि मोनार्क था, राजा था, अगर मैं 10 रुपए अर्निंग कर रहा हूँ और राजा बोले कि तुमको 500 रुपए देना है, तो मैं आप राजा ही है नो डाउट, तो मैं क्या कहीं पे क्राइम करके आपको 500 रुपीज दूंगा नहीं। तो कहने का पॉइंट है कि किंग ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज इसलिए किया था कि भाई मैं देखूं कि लोग ये टैक्स देने के लिए राजी है या नहीं है, मतलब उनके इस पॉइंट को समझने की कोशिश लुईस 16 ने किया था, ठीक है। तो यहाँ देख लो लुईस, ये थर्ड स्टेट पे क्या बोला, हमें यूएएफ चाहिए, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सबको एक वोटिंग राइट दीजिए। तो यहाँ पे देखो लुईस 16 ने क्या किया, हाँ बस यही पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लुईस 16 ने क्या देखा, ध्यान देना, लुईस 16 ने देखा कि अगर हम एक एक वोटिंग राइट सबको दे देते हैं तो ये 300 है और ये 300 है, मैं दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना टोटल 600, ये 600 है, 600 वोट मेरे को मिलेगा। और ये अकेले कितना आया हुआ है 900, मतलब किसी भी देश में गरीबों की संख्या ज्यादा होती है तो यहाँ पे थर्ड स्टेट की संख्या सबसे ज्यादा है, तो क्लियर है कि जीत किसकी हो जाएगी, थर्ड स्टेट की जीत होगी। तो इसलिए राजा ने इनकी बातों को भी बॉयकॉट कर दिया, बोले कि नहीं हम आपकी बात को नहीं मानने वाले हैं, हम आपके पॉइंट्स को नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लुईस 16 ने थर्ड स्टेट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो थर्ड स्टेट ने किंग के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया, और यहीं से आपने देखा कि रिवोल्यूशन उन लोगों ने इस असेंबली को बॉयकॉट किया, किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू किया, और यहीं से वो लोग पीछे की तरफ आगे बढ़ ले, मतलब बैकफुट पे निकल लेते हैं, बोलते कि हम तुमको अपना राजा नहीं मानते, हम आपके इस मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे हैं, और वो निकलते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक हम लोग अब क्लियर है, ठीक है। अब मैं कुछ शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो ठीक है, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी राइटिंग में दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हेन डिड लुईस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, फास्ट फास्ट रिप्लाई फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट। ओ ये सनी कुमार 1784 लिखा है, गलत है आपका, 1774, चलिए सही है। चलो अगला, लुईस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था लुईस 16, फास्ट, बॉर्बन डायनेस्टी, चलो ठीक है, परफेक्ट डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, विच आइडियाज which ideology was being followed by Louis 16, लुईस 16 किस तरह के आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, फास्ट कंजर्वेटिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट। अच्छा चलो, कौन सी आइडियोलॉजी, विच आइडियोलॉजी, हो गया, स्टॉप इट, ओके इट्स एनफ। विच आइडियोलॉजी wanted 100% changes with the passage of time, fast, liberal, very good, no conservative नहीं, liberals, correct, very good, excellent। अच्छा चलो ठीक है, as we know that when Louis 16 became the king of France, then during that time the tragedy of France was completely empty, पूरी तरीके पे खाली था। what was the reason क्या था, लॉन्ग वॉर इन फ्रांस, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में ये वॉर चल रहा था, बोलो तो, फ्रांस जो वॉर कर रहा था किसके अगेंस्ट में, वॉर विथ ब्रिटिश, चलो ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटिश से ऐसे ही लड़ रहा था क्या, कुछ तो रीजन होगा, ब्रिटिश से लड़ने का रीजन क्या था, बिकॉज यहाँ नो हेट नहीं, देखो यहाँ पे हमने क्या भी बताया, वेरी गुड, ये इन्होंने शिखर ने आंसर किया कि इंडिपेंडेंट की कुछ अमेरिका की कुछ कॉलोनियों को आजाद कराना चाहता था, तो ठीक है, वेरी गुड। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है कि कितने स्टेट में फ्रांस का सोसाइटी बटा हुआ था, फास्ट,
3, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो 3 स्टेट, वेरी गुड। विच स्टेट हैड टू पे ऑल टैक्सेस, किस स्टेट को सारा टैक्स देना पड़ता था? फास्ट थॉट, वेरी गुड। 3 तो लिखिए जाए, उसी में 3 में आंसर आ गया क्या? इससे पहले वाला भी क्वेश्चन कैसा? 3, ये भी 3, थर्ड, चलो ठीक है। अब बताओ कि थर्ड स्टेट was divided into how many group? Fast 2, very good very good very good, excellent। बीच इस, अच्छा चलो ठीक है चलो ठीक है। नेम 2 ग्रुप्स जो है उनका नेम क्या था? फास्ट एक्टिव पैसिव, वॉइस है एक्टिव सिटीजन, अच्छा चलो ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा विच वन हैड वोटिंग राइट? वोटिंग राइट किसके पास था? फास्ट एक्टिव एंड एक्टिव, वेरी गुड एक्टिव पैसिव दोनों के पास नहीं था, एक्टिव के पास था। ओके वेरी गुड। अब चलो अगला क्वेश्चन है तुम लोग का, लेट्स गो। ओके वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आप लोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट डेट लुईस 16 ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टू रेज टैक्सेस? 5th में, वेरी गुड। ईयर भी बताइए। 5th में, वेरी गुड। ओके 1789, वेरी गुड। चलो परफेक्ट। थर्ड स्टेट का डिमांड क्या था? व्हाट वाज द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट? यूएएफ, वेरी गुड। नो टैक्स, नो यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। चलो सही है, परफेक्ट। यूएएफ, तो चलो वेरी गुड। यहां तक हम लोगों ने क्या, ये आज का क्लास यहां तक हुआ, ठीक है। अब इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? सबको समझ में आया? ऑल हैव गॉट एवरीथिंग इजीली? सबको इजी तरीके से समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन हुआ आप लोग को? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. No, sir. यस सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओहो चलो ठीक है। तो क्लास तो यहां से हम लोग ध्यान देना, ये जो टॉपिक है यहाँ पे 5th में 1789 जो है, इसके बाद आगे के क्लासेस में हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब प्लस इसका नोट्स भी तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, वेल मेंटेन तरीके से, ठीक है। तो हिस्ट्री का क्लास ठीक लगा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीथिंग नो सर? ओके Yes, sir. चलो ओके। और इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछने हैं क्या? No, sir. No, sir. No, sir. क्वेश्चन? Not at all. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सब clear है, वर्कआउट करेंगे। तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? चलो No, sir. चलो ठीक है। No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये लुईस 16 की कहानी थी, ठीक है। लुईस 16 जो कि आगे चल के आप और भी ज्यादा इसका क्या हिस्ट्री है और भी आगे हम लोग चल के वर्कआउट इसका करेंगे, इनके बारे में और वर्क करेंगे। इसके बाद आगे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कैसे नेशनल असेंबली बनता है, नेशनल असेंबली ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया, संविधान ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया उसके पीछे का रीजन क्या था। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा ये आपका वहां का जो करेंसी उसकी बात की जा रही है, ठीक है। मतलब जो आपके जो चर्च में जो लोग हैं वो जो टैक्स वक्स जो लेते थे वो इसी फॉर्म में वो लोग लेते थे। जैसे मैं आपके देश में पहले देखो तो हम लोग पहले करेंसी नहीं लेते थे, हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट। तो पहले क्या था कि सपोज करो कि हमको चावल की जरूरत है तो हमने गेहूं किसी को दिया, वहां से चावल मैंने ले लिया। तो पहले करेंसियां जो थी वो नहीं चलती थी, ठीक है। उस तरीके से वहां पे भी जो चर्च लोगों को जो टैक्स दे रहे हो उस आधार पे, इसी आधार पे आप देते थे वहां पे टैक्स। तो आगे हम लोग को देखने को मिलेगा क्या चीज, आगे के पॉइंट में हम लोग देखेंगे किस तरीके से नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर किया 1792 में ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के अगेंस्ट में। फिर 1793 में आपने देखा क्या चीज की, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसका राज आता है, उसको रेन ऑफ टेरर भी कहा गया, आतंक का साम्राज्य कहा गया। क्यों कहा गया इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। फिर आगे आओगे तो इसको हटाने के बाद नेपोलियन का साम्राज्य आ जाएगा। नेपोलियन जो कि तुम्हारा किंग बनता है 1804 में, फिर वो नेपोलियनिक कोड लेके आता है।
उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर नेपोलियन की हार कैसे हुई इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको क्या क्लासेस मिलेंगे, इसके बाद क्या आगे ये क्लासेस मिलेंगे आपको क्या, इसकी किस तरीके से स्लेवरी सिस्टम जो चलता था, ट्रायंगुलर स्लेवरी ट्रेड जो चलता था उसको रिमूव किया गया, और फिर कैसे कैसे फ्रांस में क्रांतियां हुई, कैसे कैसे बदलाव हुए, ये सब आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। आवाज जा रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, चलो आ रही ओके है। ओके 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 ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे वर्कआउट करेंगे, इसके बाद आगे डील करेंगे, ठीक है? ओके, गुड डे। हम मैरी एंटोनिटी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डील करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले हम लोग। Yes, sir. Yes, छोटा सा ब्रेक लेंगे sir. हम लोग। ओके Yes, sir. ओके 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 ओके। Bye, sir. Hello. कौन है बे?